उत्तरी अफ्रीका का सूरज बिना रुके तपता रहता है, एक ऐसे परिदृश्य पर जो अनंत तक फैला हुआ लगता है। रेत और आसमान एक चमकदार मृग तृष्णा में मिल गए हैं। रेगिस्तान की जमीन से गर्मी लहरों की तरह उठ रही है। एक टीले की चोटी पर एक अकेला व्यक्ति दूरबीन से क्षितिज को देखता है। एरविन रोम्मेल, जिसे जल्द ही डेजर्ट फॉक्स कहा जाएगा, अपनी सेनाओं को लगभग सर्जिकल सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए देखता है। टैंक रेत चीरते हैं, पैदल सेना आगे बढ़ती है और तोपखाना दूर के इलाकों पर गोले बरसाता है। हर एक हरकत एक बड़े खुलते हुए डिजाइन का हिस्सा है। रेगिस्तान उसका साथी भी था और दुश्मन भी, एक विशाल निर्दयी इलाका जो प्रतिभा और गलती दोनों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था। मित्र देशों के लोग उस कमांडर की चर्चा करते थे जो अनपेक्षित जगह प्रकट होकर बिजली की गति से हमला करता और फिर रेत के टीलों में गायब हो जाता था। उसके लोग उसका सम्मान करते थे और जहां वह जाता उसका अनुसरण करते थे, उसकी शांत और प्रभावशाली उपस्थिति से प्रेरित होकर। फिर भी रेगिस्तान बहुत मांगता था। आपूर्ति की लाइनें तनाव में थीं, लोग गर्मी में कमजोर पड़ रहे थे और हर जीत के साथ एक अनिवार्य कीमत का बोझ जुड़ा हुआ था। रोमेल की प्रतिभा केवल चालाकी और गति में ही नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान को खुद पढ़ने की क्षमता में भी थी। बदलती रेत और खुली दूरियों को युद्ध के उपकरणों में बदलना। लेकिन जैसे ही उसकी सेनाएं आगे बढ़ीं, क्षितिज पर एक साया मंडरा रहा था। खुफिया रिपोर्टें काहिरा से त्रिपोली तक फुसफुसा रही थीं और मित्र देशों के लगातार जवाबी हमलों का दबाव इस ओर इशारा कर रहा था कि हालात बदल सकते हैं। इतिहास रोमेल को उसकी साहसी छापामार कार्रवाइयों और दुस्साहसी रणनीतियों के लिए याद रखेगा। फिर भी यह चमक अंतिम हार के बीजों के साथ ही मौजूद थी। यह एरविन रोमेल की कहानी है, जर्मन रणनीतिकार और सैन्य कमांडर जिन्हें डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नवंबर 1891 को किंगडम ऑफ वुटेम्बर्ग के शांत शहर हाइडनहाइम में जन्मे एरविन रोमेल पहली नजर में सैन्य महानता के लिए नियत नहीं थे। एक स्कूल मास्टर के बेटे के रूप में उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में परवरिश पाई, जहां सैन्य परंपरा की बजाय अनुशासन और शिक्षा को महत्व दिया जाता था। फिर भी कम उम्र से ही रोमेल को इंजीनियरिंग में गहरी रुचि थी। वे घंटों मॉडल विमान डिजाइन करने और ग्लाइडर बनाने में बिताते थे। यह शुरुआती जुनून न केवल उनके चरित्र को आकार देगा, बल्कि युद्ध के प्रति उनके विश्लेषणात्मक और लगभग यांत्रिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करेगा। 1910 में रोमेल ने डांजिग में कैडेट स्कूल में प्रवेश लिया और इंपीरियल जर्मन आर्मी की 124वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए। हालांकि वह पारंपरिक प्रूशियन ढांचे में स्वाभाविक सैनिक नहीं थे, लेकिन रणनीतिक सोच और शारीरिक सहन शक्ति में उत्कृष्ट थे। उनके प्रशिक्षकों ने जल्दी ही उनकी क्षमता को पहचान लिया। फील्ड मार्शल द लाइफ एंड डेथ ऑफ एरविन रोमेल के अनुसार, जिसे डैनियल एलन बटलर ने 2015 में लिखा था, उद्धरण, रोमेल सिर्फ आदेशों का पालन नहीं करते थे, वे उन्हें विश्लेषित करते थे, उनमें सुधार करते थे और फिर उन्हें सटीकता के साथ लागू करते थे। उद्धरण समाप्त। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ा, रोमेल को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया गया था। उन्होंने जल्द ही आधुनिक युद्ध की अफरा तफरी में आक्रामक रणनीति और तात्कालिकता के लिए अपनी प्रतिभा दिखा दी। लेकिन यह पहाड़ी इटालियन मोर्चा था जहां उनकी प्रतिष्ठा वास्तव में आकार लेने लगी। अलाइट आल्पेनकोर्प में नियुक्त किए गए रोमेल ने युद्ध की कुछ सबसे कठोर परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। जूलियन आल्प्स की लड़ाई में रोमेल ने छोटे दस्तों के हमलों का नेतृत्व किया,
जहां से गुजरना अधिकतर के लिए असंभव था। वे बल के बजाय चौंकाने और गति को महत्व देते थे। 1917 में कैपोरेटो की लड़ाई में रोम्मेल ने इतालवी मोर्चों पर एक साहसी हमला किया, सैकड़ों कैदियों को पकड़ लिया और अपनी मूल लक्ष्यों से कहीं आगे तक बढ़ गए। 1937 की अपनी आत्मकथा इन्फेंट्री अटैक्स में रोम्मेल ने याद करते हुए लिखा, हमने सबसे पहले हमला किया। हल्की रोशनी कुहासे के बीच से फिसल रही थी। दुश्मन को पता नहीं था हम कहां से आएंगे। जब तक उन्हें पता चला तब तक हम पहले ही उनकी पंक्तियों के पीछे पहुंच चुके थे। उद्धरण समाप्त। रोमेल के इन कारनामों के लिए उन्हें पोर ले मेरिटे, जो उस समय जर्मनी का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान था, से नवाजा गया और इससे जर्मन सेना में उनकी एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचान पक्की हो गई। इस दौर में रोमेल की नेतृत्व शैली व्यक्तिगत बहादुरी से परिभाषित होती थी। वह अक्सर सबसे आगे अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए पाए जाते थे। इतिहासकार डैनियल एलन बटलर ने यह टिप्पणी की थी कि रोमेल का सबसे बड़ा हथियार न तो उनकी राइफल थी और न ही मशीन गन, बल्कि उदाहरण के माध्यम से आत्मविश्वास जगाने की उनकी क्षमता थी। यह प्रत्यक्ष व्यावहारिक तरीका उनके पूरे करियर में उनकी नेतृत्व शैली की पहचान बना रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद रोमेल वर्साई की संधि के तहत बहुत कम कर दी गई जर्मन सेना राइक्सवेहर में बने रहे। जहां कई अधिकारी इन प्रतिबंधों से परेशान थे, वहीं रोमेल ने इसे अपनी रणनीतिक सोच को निखारने का एक अवसर माना। उन्होंने प्रशिक्षण और शिक्षण भूमिकाओं में सेवा दी, जहां वे एक सूक्ष्म योजनाकार और प्रतिभाशाली शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी समय के दौरान उन्होंने इन्फेंट्री अटैक्स लिखना शुरू किया, जो उनके प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों पर आधारित एक रणनीतिक अध्ययन था। यह किताब बाद में जर्मन अधिकारी स्कूलों में अनिवार्य पठन बन गई और खास तौर पर मोबाइल युद्ध के बारे में इसकी समझ के लिए मित्र देशों के कमांडरों द्वारा भी अध्ययन की गई। 1930 के दशक तक रोमेल ने लगातार पदोन्नति पाई थी। हालांकि वे सेना के उच्च स्तरों पर हावी प्रूशियन अभिजात्य अधिकारियों के मुख्य समूह से बाहर ही रहे। वे कई मायनों में एक बाहरी व्यक्ति थे, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक और अपनी टुकड़ियों के प्रति गहराई से समर्पित थे। एक राजनीतिक संचालक की बजाय एक फील्ड सैनिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें सबसे अलग बना दिया और उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानों में जो किंवदंती जन्म लेगी, उसके लिए जमीन तैयार की। 1930 के दशक के अंत में एरविन रोमेल अपने करियर के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे थे। जर्मनी तेजी से फिर से हथियारबंद हो रहा था और रोमेल की प्रतिभाशाली रणनीतिकार की प्रतिष्ठा पहले ही शासन का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। 1939 में उन्हें फ्यूरर बैगलाइड बटालियन का कमांडर नियुक्त किया गया, जो एडोल्फ हिटलर की निजी अंगरक्षक बटालियन थी, जिससे वे स्वयं नाजी नेता के सीधे संपर्क में आ गए। यह पद रोमेल जैसे अग्रिम पंक्ति के सैनिक के लिए असामान्य था, लेकिन इसने उन्हें तीसरे राइक के राजनीतिक केंद्र के करीब ला दिया और यह सुनिश्चित किया कि जब नए कमांड बांटे जाएं, तो वे सबसे अलग नजर आए। रोमेल का हिटलर के साथ संबंध वैचारिक के बजाय व्यावहारिक था। उन्होंने कभी नाजी पार्टी की सदस्यता नहीं ली और जहां वे हिटलर की सैन्य महत्वाकांक्षाओं की सराहना करते थे, वहीं वे आमतौर पर शासन के नस्लीय सिद्धांतों के प्रति उदासीन या यहां तक कि संदेहपूर्ण भी थे। इतिहासकार डेविड फ्रेजियर ने नाइट्स क्रॉस, ए लाइफ ऑन अ फील्ड मार्शल एरविन रोमेल में यह उल्लेख किया कि रोमेल ने हिटलर की ऊर्जा और जर्मनी की सैन्य शक्ति को पुनर्स्थापित करने की उनकी प्रेरणा की सराहना की थी, लेकिन साथ ही वे सबसे पहले एक सैनिक थे, न कि कोई राजनीतिक कट्टरपंथी। उद्धरण समाप्त। हालांकि रोमेल निजी तौर पर शासन की क्रूरता से अवगत थे, उन्होंने नाजी यहूदी विरोधी विचारधारा को लेकर असहजता जताई, लेकिन अंततः उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से सैन्य मामलों पर केंद्रित रखा और खुलकर राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। फरवरी 1940 में हिटलर ने रोमेल की निष्ठा और ऊर्जा के कारण उन्हें 7वीं पेंजर डिवीजन का कमांडर नियुक्त किया। हालांकि उनके पास बख्तरबंद इकाइयों का अनुभव कम था। डिवीजन बन रही थी, जिससे रोमेल को इसकी संरचना और मूल्यों को आकार देने का मौका मिला।
मई 1940 में फ्रांस पर आक्रमण ने रोमेल को खुद को बड़े स्तर पर साबित करने का सही मौका दिया। कुछ ही हफ्तों में उनकी डिवीजन को घोस्ट डिवीजन का उपनाम मिल गया, क्योंकि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि जर्मन मुख्यालय भी उसकी गतिविधियों पर नजर रखने में संघर्ष कर रहा था। डिनॉन में म्यूज नदी पार करते समय रोमेल ने सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया और गोलाबारी के बीच खुद पुल निर्माण कार्यों की निगरानी की। खुद को खतरे में डालने की उनकी तत्परता उनके नेतृत्व शैली की एक पहचान बन गई थी। अपनी किताब इन्फेंट्री अटैक्स में उन्होंने लिखा था, उद्धरण, युद्ध की कला यह है कि आप अपने विरोधी की समझ से भी तेज गति से आगे बढ़ें और उस पर वार करें, इससे पहले कि वह खुद को ढाल सके। उद्धरण समाप्त। अब यह विचारधारा वास्तविक समय में सामने आ रही थी। जैसे ही उनकी डिवीजन ने मजबूत ठिकानों को दरकिनार किया, दुश्मन को भ्रमित किया और फ्रांसीसी क्षेत्र में गहराई तक धकेल दिया। 7वीं पेंजर डिवीजन की लगातार तेज गति ने दुश्मन के साथ साथ रोमेल के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। एक फ्रांसीसी अधिकारी ने बाद में याद करते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे जर्मन टैंक हर जगह एक साथ मौजूद थे, वे परछाइयों की तरह थे। उद्धरण समाप्त। इतिहासकार डेसमंड यंग ने रोमेल द डेजर्ट फॉक्सेस में देखा कि जर्मन मुख्यालय को अक्सर रोमेल की जीत के बारे में बाद में ही पता चलता था, क्योंकि वह पहले ही अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ चुके होते थे। उनकी गति, चौंकाने की रणनीति और व्यक्तिगत नेतृत्व की शैली ने उन्हें अपने कई अधिक सतर्क समकालीनों की भीड़ से अलग कर दिया। हालांकि उनकी सफलता की भी एक कीमत थी। वेरमाख्ट के कुछ लोगों ने पारंपरिक संचार लाइनों की अनदेखी करने और जो जोखिम उन्होंने उठाए उसकी आलोचना की। किसी भी तरह परिणाम अस्वीकार्य नहीं थे। दसियों हजार कैदी पकड़े गए, एक बड़ा इलाका कब्जे में लिया गया और एक जबरदस्त प्रतिष्ठा स्थापित हुई। रोमेल को फ्रांस में अपनी उपलब्धियों के लिए जनरल लेफ्टिनेंट पद पर पदोन्नत किया गया और नाइट्स क्रॉस और मस्ट आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हिटलर, जो उन कमांडरों को महत्व देता था जो साहस और पहल का प्रदर्शन करते थे, इस बात से आश्वस्त हो गया कि रोमेल अगली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए सही व्यक्ति हैं। 1941 की शुरुआत में रोमेल को आदेश दिया गया कि वे उत्तरी अफ्रीका जाएं और नवगठित डॉयचेस अफ्रीका कोर की कमान संभालें और इटालियन रेगियो एसिटो बलों को ब्रिटिशों के खिलाफ समर्थन दें। यह फ्रांस के हरे भरे मैदानों से लीबिया के बेरहम रेगिस्तानों में एक नाटकीय बदलाव था। जब रोमेल त्रिपोली के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तब वह सिर्फ एक नया कमांड ही नहीं बल्कि एक बढ़ती हुई किंवदंती भी बना रहे थे। सिर्फ कुछ ही महीनों में वह एक सम्मानित अधिकारी से जर्मन सेना के सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक बन गए थे। उत्तर अफ्रीका में उनकी कार्रवाइयों ने जल्द ही उन्हें युद्ध के दोनों पक्षों में एक जाना पहचाना नाम बना दिया और वह जल्दी ही डेजर्ट फॉक्स के नाम से मशहूर हो गए। जब एर्विन रोमेल फरवरी 1941 में त्रिपोली पहुंचे तो वह एक नए तरह के युद्ध क्षेत्र पर कदम रख रहे थे। उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तान का अंतहीन विस्तार अवसर और खतरे दोनों लेकर आया था। रोमेल के लिए यह उनके साहसी और तेज गति वाले युद्ध के तरीके को अपनाने के लिए एक आदर्श मैदान था। उनके दुश्मनों के लिए यह जल्द ही एक निर्दयी प्रतिद्वंदी का पर्याय बन गया। एक ऐसा कमांडर जो कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाता, जोरदार हमला करता और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाता। रोमेल को लीबिया भेजा गया था ताकि धुरी देशों की स्थिति को स्थिर किया जा सके, जब इटालियन सेनाओं को ब्रिटिशों द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। आधिकारिक रूप से डॉयचेस अफ्रीका कोर को रक्षात्मक स्थिति अपनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन अपनी आगमन के कुछ ही हफ्तों के भीतर रोमेल ने उन आदेशों की अवहेलना कर दी। ब्रिटिशों को अत्यधिक फैला हुआ आंकते हुए रोमेल ने मार्च 1941 में एक चौंकाने वाला जवाबी हमला शुरू कर दिया। उसकी सेनाएं तेजी से साइरेनाइका में आगे बढ़ीं, ब्रिटिश इकाइयों को घेर लिया और उन शहरों पर कब्जा कर लिया जो कुछ महीने पहले खो दिए गए थे। खामियों का फायदा उठाने, तेजी से हमला करने और अपनी मंशा छुपाने की उसकी क्षमता उसकी रेगिस्तानी रणनीति की आधारशिला बन गई। टोब्रुक की घेराबंदी के दौरान उसकी सबसे साहसी चालों में से एक सामने आई। जब ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेनाएं बंदरगाह शहर में पीछे हट गईं, तो रोमेल ने उन्हें घेर लिया
ताकि उनकी पकड़ को कुचल सके। इस महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र पर टोब्रुक एक प्राकृतिक किला था जो भारी सुरक्षा के साथ था, और वहां गहरा पानी वाला बंदरगाह था जिससे ब्रिटिश उसे लगातार आपूर्ति कर सकते थे। 1941 के दौरान बार बार हमलों के बावजूद रक्षकों ने मोर्चा संभाले रखा। रोमेल ने घेराबंदी को हथियार बनाकर खुद को सुरक्षित किया। मित्र देशों की सेनाएं बंदरगाह की रक्षा में लगी थीं। तब रोमेल ने अन्य जगहों पर हमला कर आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाया और उन्हें अपनी गति से प्रतिक्रिया करने को मजबूर किया। रेगिस्तान में युद्ध के प्रति उनका नजरिया अधिकांश धुरी कमांडरों से अलग था। इतिहासकार रोनाल्ड लेविन ने रोमेल एज मिलिट्री कमांडर में उल्लेख किया कि रोमेल ने लगभग यांत्रिक गति की भावना के साथ युद्ध किया, हमेशा एक कदम आगे सोचते हुए रेगिस्तान के विशाल खुले क्षेत्रों को अपना सहयोगी बना लिया। उद्धरण समाप्त। वह गति और धोखे पर बहुत अधिक निर्भर करते थे। अक्सर मित्र देशों की सेनाओं को असंतुलित करने के लिए छल का उपयोग करते थे। जर्मन टैंक अप्रत्याशित दिशाओं में हमला करते थे, जिन्हें मोबाइल तोपखाने और पैदल सेना का समर्थन मिलता था। उनकी टोही से वे मित्र देशों की छोटी कमजोरियों का भी लाभ उठा सकते थे। इस बीच उत्तर अफ्रीका में रसद व्यवस्था बेहद जटिल और दुःस्वप्न जैसी थी। रोमेल की सेनाओं के लिए आपूर्ति भूमध्य सागर को पार करनी पड़ती थी, जो ब्रिटिश नौसेना और हवाई हमलों के लिए असुरक्षित थी, और फिर सैकड़ों किलोमीटर के कठोर इलाके से गुजरना पड़ता था। ईंधन की हमेशा कमी रही। फिर भी रोमेल ने कम संसाधनों में काम करना और अपनी इकाइयों को वहां तक ले जाना सीख लिया जहां कई सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें जर्मन अधिकारियों द्वारा आपूर्ति में लापरवाही का आरोप लगता था, लेकिन उनकी साहसिकता ने शुरुआती चरणों में उन्हें सफलता दिलाई। संसाधनों से भी अधिक तनावपूर्ण था रोमेल का अपने धुरी सहयोगियों के साथ संबंध। उन्हें इतालवी सेनाओं के सतर्क दृष्टिकोण के लिए बहुत कम धैर्य था, और वे अक्सर इतालवी कमान संरचना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते थे, सीधे उनके सैनिकों को आदेश जारी करते थे। फिर भी इसके बावजूद उन्हें कई इतालवी सैनिकों से वास्तविक सम्मान मिला, जो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो मोर्चे की कठिनाइयों को साझा करने के लिए तैयार था। रोमेल अपने लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। वह व्यक्तिगत रूप से अग्रिम मोर्चों पर जाने के लिए जाने जाते थे, अक्सर दुश्मन की गोलीबारी के सामने रहते हुए, और एक ऐसे कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी जो सबसे आगे रहकर नेतृत्व करते थे। एक जर्मन पूर्व सैनिक ने बाद में याद करते हुए कहा, वह हमेशा वहां होते थे, धूल से सने, शांत और पूरी तरह आत्मविश्वासी। आप उनका अनुसरण करते थे क्योंकि वह भरोसा दिलाते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ धुरी राष्ट्र ही रोमेल की प्रतिष्ठा को नहीं बनाते थे। मित्र राष्ट्रों के मीडिया ने डेजर्ट फॉक्स की किंवदंती गढ़ने में अप्रत्याशित रूप से बड़ी भूमिका निभाई। ब्रिटिश युद्ध संवाददाताओं ने उन्हें यही नाम देना शुरू किया था। 1941 और 42 में लगातार कई सामरिक असफलताओं के बाद रोमेल के साहसी छापे और अप्रत्याशित चालों ने जनता की कल्पना को आकर्षित कर लिया। अखबारों और रेडियो प्रसारणों में उन्हें एक प्रतिभाशाली, लगभग शूरवीर प्रतिद्वंद्वी के रूप में दिखाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो कड़ी लड़ाई लड़ता था लेकिन सम्मानपूर्वक। इसका दोहरा उद्देश्य था। इसने मित्र देशों की पिछड़ने की घटनाएं समझाई और उनकी अंतिम जीत को महान विजय बताया। इसी बीच नाजी प्रचार ने भी इस मिथक को पूरी तरह अपनाया और रोमेल को जर्मन सैन्य प्रतिभा का प्रतीक बताया। उनकी छवि को बहुत सावधानी से संभाला गया और व्यापक रूप से प्रचारित किया गया, जिससे वे युद्ध के सबसे पहचानने योग्य कमांडरों में से एक बन गए। हालांकि रोमेल की लगातार सफलताएं ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। रणनीतिक स्थिति 1942 के अंत में उनके खिलाफ बदलने लगी थी। नई मित्र देशों की सेनाओं के आगमन से रसद व्यवस्था और हवाई प्रभुत्व में सुधार हुआ, जिससे रेगिस्तान में रोमेल की गति तय करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। टर्निंग पॉइंट एल अलेमेन की दूसरी लड़ाई में आया, जहां रोमेल को जनरल बर्नार्ड मोंटगोमरी और एक बहुत ही शक्तिशाली मित्र देशों की सेना का सामना करना पड़ा। रोमेल को रक्षा की मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी देरी करने की रणनीति में माहिर होने के बावजूद अफ्रीका कोर जनशक्ति और हथियारों दोनों में ही पिछड़ गया था।
मॉन्टगोमरी की योजनाबद्ध बढ़त ने रोमल की चालों को कुंद कर उसकी तात्कालिक रणनीति के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। इतिहासकार नायल बार ने 2005 में पेंडुलम ऑफ वॉर द थ्री बैटल्स ऑफ एल अलेमेन में लिखा, रोमल की प्रतिभा मित्र देशों के भारी संसाधनों की तुलना में टिक नहीं सकी। वह एक माहिर रणनीतिकार थे, लेकिन एल अलेमेन एक रणनीति का युद्ध था और उनके पास इसे जीतने के साधन नहीं थे। उद्धरण समाप्त। नवंबर 1942 में रोमल ने पश्चिम की ओर लड़ते हुए पीछे हटना शुरू किया, जो उत्तर अफ्रीका से धुरी शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के अंत की शुरुआत थी। जिस गति ने कभी डॉयचेस अफ्रीका कोर को रेगिस्तान पार कराया था, वह अब उलट गई थी, क्योंकि बर्नार्ड मोंटगोमरी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, बेहतर संख्या, हवाई समर्थन और रसद शक्ति के साथ। 1942 के अंत तक रोमेल खुद को मजबूर पाया कि वह लड़ते हुए लीबिया के पार पश्चिम की ओर पीछे हटे। रसद कम होती जा रही थी, धुरी देशों का हवाई समर्थन कमजोर पड़ रहा था और रेगिस्तान के लोमड़ी की जो कभी सावधानी से बनाई गई छवि थी, वह रणनीतिक वास्तविकता के दबाव में टूटने लगी थी। रोमेल हमेशा से ही गति और छल का उपयोग करके अपने विरोधियों को असंतुलित करने में और युद्ध कौशल में माहिर रहे थे, लेकिन जबरदस्त मित्र देशों की संसाधनों के सामने उन्हें एक अलग तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ा, जो थकावट और पीछे हटने से परिभाषित थी। अपने ही शब्दों में रोमेल ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों की कठिनाइयों पर विचार किया। उद्धरण, जब किसी को लगातार जमीन छोड़नी पड़ती है तो लोगों और सामग्री पर दबाव बहुत अधिक होता है। पहल दुश्मन के पास चली जाती है और उसके साथ घटनाओं की दिशा तय करने की क्षमता भी। उद्धरण समाप्त। एल अलामीन में हार सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र की हार नहीं थी, यह उत्तर अफ्रीका में हालात के बदलने का संकेत थी। जैसे ही मित्र देशों ने नवंबर 1942 में ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया, इस मोर्चे पर एक दूसरा मोर्चा खोल दिया गया। रोमेल और उसकी थकी हुई सेना चिमटी में फंस गई थी। पूर्व में आगे बढ़ती ब्रिटिश 8वीं सेना और पश्चिम में नई उतरी एंग्लो अमेरिकन सेनाओं के बीच जर्मन इटालियन सेना, जो पहले से ही फैली हुई, कमजोर और लगातार आपूर्ति की कमी से जूझ रही थी, केवल अनिवार्य हार को कुछ समय के लिए टाल सकती थी। 1943 की शुरुआत तक रोमेल की सेहत बिगड़ रही थी। कठिन परिस्थितियों में वर्षों तक लगातार अभियान चलाने का असर उन पर पड़ चुका था। उन्हें गंभीर पेट और जिगर की बीमारियां होने लगी, जिससे उन्हें मोर्चे से दूर अधिक समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतिहासकार डेविड इरविंग के अनुसार अपनी किताब द ट्रेल ऑफ द फॉक्सेस में रोमेल ने अपनी पत्नी लूसी से यह स्वीकार किया था कि वह पूरी तरह थक चुके हैं और उन्हें संदेह है कि रेगिस्तान में युद्ध को और आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। मार्च 1943 में उन्हें इलाज के लिए जर्मनी लौटने की छुट्टी दी गई और इस तरह अफ्रीका कोर की कमान हांस यूर्गेन वॉन आर्निम को सौंप दी गई। 2 महीनों के भीतर उत्तर अफ्रीका में धुरी शक्तियों की सेनाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अफ्रीकी मोर्चे से रोमेल को हटाया जाना उनके करियर का अंत नहीं था। अडोल्फ हिटलर द्वारा कौशल और प्रसिद्धि के कारण उन्हें 1943 के अंत में यूरोप में फिर से नियुक्त किया गया। उनके सामने जो कार्य था वह खुले रेगिस्तान से बिल्कुल अलग था। उन्हें संभावित मित्र देशों के आक्रमण के खिलाफ फ्रांसीसी तट की किलेबंदी की निगरानी करनी थी, जिसे अटलांटिक वॉल के नाम से जाना गया। उसका उद्देश्य एक लगभग अभेद्य रक्षा पंक्ति बनाना था, जो नॉर्वे से लेकर बिस्के की खाड़ी तक फैली हुई थी। रोमेल ने तटरेखा का निरीक्षण किया और जुनूनी होकर समुद्र तट की बाधाओं, बारूदी सुरंगों और तोपों की तैनाती को मजबूत करने का आदेश दिया। हालांकि उनकी निराशा के लिए उन्हें नौकरशाही की कई परतों और अव्यावहारिक रणनीतिक धारणाओं का सामना करना पड़ा। जहां रोमेल ने आक्रामक तटीय रक्षा की आवश्यकता देखी, वहीं जर्मन हाई कमांड ने कठोर सिद्धांतों को पकड़े रखा, जो मित्र देशों की वायु शक्ति की गतिशीलता को नजरअंदाज कर रहे थे। अपनी पेशेवर निष्ठा के पीछे रोमेल के निजी संदेह और गहरे होते गए।
वह लंबे समय से जर्मनी के प्रति एक सैनिक की निष्ठा बनाए हुए थे, न कि स्वयं नाजी पार्टी के प्रति। कई वरिष्ठ अधिकारियों के उलट उन्होंने कभी उस राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं ली। जैसे जैसे युद्ध का रुख निर्णायक रूप से रीच के खिलाफ बदलने लगा, रोममेल ने न केवल हिटलर की रणनीतिक क्षमता पर सवाल उठाना शुरू किया, बल्कि स्वयं युद्ध की नैतिकता पर भी संदेह करने लगे। अपने साथी अधिकारियों के साथ बातचीत में, जिसे बाद में एंथनी ब्रिज ने द नैरो मार्जिन, द बैटल आउट ऑफ ब्रिटेन और अदरवाइज ऑफ द डेजर्ट फॉक्स में दर्ज किया, रोममेल ने हिटलर की सामरिक लचीलापन न देने की जिद की खुलकर आलोचना की। उद्धरण: फ्यूरर अब तर्क नहीं सुनते, वह ऐसे आदेश देते हैं जैसे दुनिया उनकी इच्छा के आगे झुक जाती है। उद्धरण समाप्त। इसके अलावा पूर्वी मोर्चे पर किए गए अत्याचारों और यहूदियों व अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की खबरों ने उन्हें परेशान कर दिया था। हालांकि रोममेल के युद्ध के शुरुआती दौर में इन नीतियों का विरोध करने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके बाद के बयान उनके मोहभंग का संकेत देते हैं। युद्ध के बाद उनके करीबी कई अधिकारियों की गवाही में रोममेल को शासन की कट्टरता और क्रूरता से लगातार असहज होते हुए बताया गया है। यह आंतरिक संघर्ष बाहरी दबावों के साथ साथ चला, क्योंकि जर्मनी पर मित्र देशों की बमबारी तेज होती गई और पश्चिमी मोर्चा लगातार करीब आता गया। रोममेल खुद को दो विरोधी ताकतों के बीच केंद्र में पाते हैं। एक सैनिक के रूप में उनका कर्तव्य था अपने देश की रक्षा करना, और उनकी व्यक्तिगत आस्था थी कि हिटलर देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। 1944 की शुरुआत तक, जब आक्रमण आसन्न हो गया था, रोममेल अब वह साहसी कमांडर नहीं रहे थे जो लीबिया के रेगिस्तान में दौड़ते थे। अब वह एक थके हुए फील्ड मार्शल थे जो न केवल आसन्न हार की सैन्य वास्तविकता का सामना कर रहे थे, बल्कि उस शासन की सेवा करने के नैतिक बोझ को भी झेल रहे थे जिसे वह अब पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकते थे। 1944 तक एरविन रोममेल की एक शानदार कमांडर के रूप में प्रतिष्ठा पश्चिमी यूरोप में मंडराते तूफान से दब गई थी। फ्रांसीसी तट की किलेबंदी की निगरानी करने का जिम्मा सौंपे जाने पर एरविन रोममेल को अच्छी तरह से पता था कि मित्र देशों का आक्रमण यानी डी-डे अवश्यंभावी है। अटलांटिक वॉल, जिसे एरविन रोममेल ने बनाया था, अधूरी थी, उसमें पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी और वे अक्सर हिटलर से टकराते थे। रक्षात्मक रणनीति को लेकर रोममेल ने मोबाइल रिजर्व और लैंडिंग के लिए लचीले जवाब की वकालत की और चेतावनी दी कि कठोर स्थिर रक्षा को आसानी से पार किया जा सकता है। इतिहासकार मॉरिस फिलिप रेमी ने द मिथ ऑफ रोममेल में लिखा है, रोममेल की रणनीतिक दूरदर्शिता को नजरअंदाज कर दिया गया और विचारधारा तथा स्थायी किलेबंदी के जुनून को प्राथमिकता दी गई, जिससे नॉर्मंडी में जर्मन स्थिति अस्थिर हो गई। 6 जून 1944 को डी-डे आक्रमण ने उनकी चिंताओं की सटीकता को साबित कर दिया। रोममेल की इकाइयों ने उपलब्ध हर संसाधन के साथ मित्र देशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मदद में देरी और हिटलर द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने उनकी प्रभावशीलता को बाधित कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अग्रिम मोर्चे की स्थितियों का निरीक्षण किया और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। फिर भी मित्र देशों की जबरदस्त हवाई श्रेष्ठता और उनकी रसद क्षमता ने जर्मन पलटवार को काफी हद तक निष्प्रभावी बना दिया। उनके अधीन सैनिकों के प्रत्यक्ष अनुभव बार बार यह उल्लेख करते हैं कि वह अग्रिम मोर्चे पर मौजूद रहते थे, अफरा तफरी के बीच शांत और दृढ़ रहते थे और उत्साह वर्धन करते थे। जैसे जैसे हार की संभावना बढ़ती गई, रोममेल के इस दौर के अनुभवों ने हिटलर के नेतृत्व के प्रति उनकी निराशा को और गहरा कर दिया। उन्होंने लंबे समय से नाजी पार्टी की बजाय जर्मनी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सही सैन्य सलाह की अनदेखी की जा रही है, पार्टी अधिकारियों का हस्तक्षेप हो रहा है और उच्च कमान की विचारधारा में कठोरता है, तो उनकी शंका और भी गहरी हो गई। लिडल हार्स्ट ने में द रोमल पेपर्स 1953 में लिखा है कि रोमल उद्धरण अपने सैनिकों के प्रति कर्तव्य और ऐसे नेता की आज्ञा का पालन करने के बीच लगातार उलझते जा रहे थे,
जिसकी निर्णय अब सैन्य तर्क पर आधारित नहीं थे। उद्धरण समाप्त। यह तनाव उन्हें चाहे सीधे या परोक्ष रूप से उन षड्यंत्रकारियों के घेरे में ले आया जो हिटलर को सत्ता से हटाना चाहते थे। 20 जुलाई 1944 को ऑपरेशन वल्किरी के नाम से जानी जाने वाली एक हत्या की कोशिश की गई थी। कर्नल क्लाउस वॉन स्टेफेनबर्ग के नेतृत्व में जर्मन अधिकारियों के एक समूह ने वुल्फ स्लेयर में पूर्वी मोर्चे के मुख्यालय पर बम लगाकर हिटलर को मारने की कोशिश की। इस साजिश का उद्देश्य नाजी शासन को उखाड़ फेंकना और मित्र देशों के साथ आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करना था, लेकिन यह विफल हो गई क्योंकि हिटलर मामूली चोटों के साथ बच गया। तुरंत बाद गेस्टापो ने बेरहमी से जांच शुरू की और दर्जनों साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर फांसी दे दी। रोमेल का नाम कुछ रिपोर्टों में संभावित सहानुभूति रखने वाले या कम से कम साजिशकर्ताओं के मौन समर्थक के रूप में आया। हालांकि कुछ इतिहासकार अब भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उन्होंने इस साजिश में सक्रिय रूप से भाग लिया था। हालांकि जो बात स्पष्ट है वह यह है कि हिटलर ने रोमेल को एक संभावित खतरे के रूप में देखा। वह एक सम्मानित फील्ड मार्शल थे जिनकी लोकप्रियता और असहमत विचारों ने उन्हें राजनीतिक रूप से खतरनाक बना दिया था। अक्टूबर 1944 में उन्हें बुलाया गया और एक अल्टीमेटम दिया गया, या तो सार्वजनिक मुकदमे का सामना करें और लगभग निश्चित रूप से फांसी पाएं, या अपनी खुद की जान ले लें। राजकीय अंतिम संस्कार और अपने परिवार की सुरक्षा के बदले रोमेल ने अपनी इज्जत बचाने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने का फैसला किया। 14 अक्टूबर 1944 को उन्होंने अपनी जान ले ली। बताया जाता है कि उन्होंने साइनाइड की एक कैप्सूल खा ली थी। सरकारी घोषणा में उनकी मौत को पहले हुए हवाई हमले में लगी चोटों का नतीजा बताया गया, जिससे शासन को उन्हें एक वफादार सैनिक के रूप में पेश करने का मौका मिला। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी थे, और प्रचार में रोमेल को एक अच्छे जर्मन के रूप में दिखाने की कहानी को सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया। यह मिथक, जिसमें उन्हें कर्तव्य और अंतरात्मा के बीच फंसे एक पेशेवर सैनिक के रूप में दिखाया गया, युद्ध के बहुत बाद तक बना रहा और जर्मनी तथा पश्चिम दोनों में उनकी मृत्यु के बाद की प्रतिष्ठा में योगदान दिया। रोमेल की मृत्यु ने एक ऐसे करियर का अंत कर दिया जिसे सामरिक प्रतिभा और साहस ने परिभाषित किया था, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि तृतीय राइख के अधीन जर्मन अधिकारियों को नैतिक और रणनीतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी विरासत, जिसकी सराहना भी की गई और जिसे मिथक भी बना दिया गया, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण बन गई जिसके माध्यम से उन्होंने सैन्य कौशल, व्यक्तिगत ईमानदारी और हिटलर जैसे शासन की सेवा करने के अपरिहार्य परिणामों के जटिल संबंध को देखा। जैसा कि रेणमी निष्कर्ष निकालते हैं, उद्धरण, रोमेल असाधारण प्रतिभा के सैनिक थे, फिर भी उनकी कहानी उनके समय की राजनीति, विचारधारा और दुखद परिस्थितियों से अलग नहीं की जा सकती। उद्धरण समाप्त। रोमेल की मृत्यु 1944 में उनकी असाधारण सैन्य सेवा का अंत थी, लेकिन यह उस किंवदंती की शुरुआत भर थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत बाद तक जीवित रही। जर्मनी और पश्चिम दोनों में रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के रूप में याद किया गया, एक ऐसा कमांडर जिसकी साहसी रणनीतियां और व्यक्तिगत बहादुरी थी, जिसकी उत्तरी अफ्रीका में की गई उपलब्धियों ने सैनिकों और आम नागरिकों दोनों की कल्पना को मंत्रमुग्ध कर दिया था। युद्ध के तुरंत बाद के वर्षों में मित्र देशों के विवरणों ने उनकी पेशेवर कुशलता पर जोर दिया और महत्वपूर्ण रूप से उन्हें नाजी विचारधारा से दूर बताया, जिससे उन्हें एक ऐसे सैनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया जो एक क्रूर शासन की मशीनरी में सम्मानपूर्वक फंस गया था। इतिहासकार चार्ल्स मेसिंगर नोट करते हैं कि उद्धरण, रोमेल की प्रतिष्ठा को मित्र देशों और जर्मन दोनों की कहानियों द्वारा सावधानीपूर्वक गढ़ा गया था, जिससे एक ऐसी छवि बनी जो शौर्य, दक्षता और रणनीतिक प्रतिभा का प्रतीक थी। उद्धरण समाप्त। शीत युद्ध के दौरान रोमेल की छवि ने व्यापक वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति की। पश्चिम जर्मनी में रोमेल एक अच्छे जर्मन का प्रतीक बन गए, जिनकी निष्ठा,
पार्टी के बजाय राष्ट्र के प्रति थी, जिससे जर्मन अधिकारी वर्ग की छवि को पुनर्स्थापित करने में मदद मिली। मित्र देशों में रोम मेल को सैन्य प्रतिभा के एक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया गया और उन्हें अक्सर सैन्य अकादमियों में उनके युद्ध कौशल, रणनीति और दबाव में नेतृत्व के लिए उद्धृत किया जाता था। फिर भी यह सम्मान विवादों से अछूता नहीं था। इतिहासकारों और विद्वानों ने इस बात पर बहस की है कि क्या रोमेल वास्तव में राजनीति से दूर थे, चुपचाप हिटलर का विरोध करते थे, या फिर वे सिर्फ एक व्यावहारिक सैनिक थे जिनके नैतिक संकोच कर्तव्य के सामने गौण थे। झुमकर नाइटजल ने टैपिंग हिटलर्स जनरल्स में इस पर प्रकाश डाला है। वह रोमेल का उद्धरण आज्ञाकारिता, असहमति और व्यक्तिगत अंतरात्मा के बीच एक बारीक रेखा पर चलता है, जो एक तानाशाही राज्य में जर्मन अधिकारियों द्वारा झेली गई जटिल वास्तविकताओं को दर्शाता है। उद्धरण समाप्त। आधुनिक पुनर्मूल्यांकन ने मिथकों को दूर करने की कोशिश की है। हिटलर के अधीन सेवा करने की नैतिक अस्पष्टताओं और उनकी सैन्य प्रतिभा दोनों को स्वीकार करते हुए रोमेल की रणनीतिक नवाचार, साहसी अभियानों और नेतृत्व शैली का आज भी व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है, लेकिन समकालीन विद्वत्ता संदर्भ पर जोर देती है। उनकी प्रसिद्धि उस शासन से अलग नहीं की जा सकती जिसकी उन्होंने सेवा की। जैसे रेगिस्तान की रेत लंबे समय से बैठ चुकी है, वैसे ही रेगिस्तान के लोमड़ी का मिथक आज भी कायम है। यह साहस, कौशल और युद्ध में निहित नैतिक तनावों की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि किंवदंतियां जितनी कार्यों से बनती हैं, उतनी ही यादों और व्याख्याओं से भी बनती हैं।